चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्या में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। हम लोग ये मेरा थर्ड वीडियो है, 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। 2 वीडियो में सिर्फ हम लोग सिर्फ इतना ही जानेंगे राजा के बारे में और उसके प्रशासन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखिए और जाके बुक से पढ़िए, ज़्यादा बेहतर होगा। और हाँ, अभी हम लोग चलेंगे गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में चलेंगे और गुप्त साम्राज्य के समाज के बारे में चलेंगे और गुप्त साम्राज्य के धर्म के बारे में चलेंगे। अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले एक बार आप लोग जान लीजिए, अगर आप लोगों ने अगर न्यू यूट्यूबर है जैसे मैं हूँ, वैसे ही अगर आप लोग हैं, अगर चाहते हैं कि मैं उनका चैनल को प्रमोशन कर दूँ तो वो अब मेरे यूट्यूब का जो वीडियो है मेरा, उस पर आप कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा, मैं उनका चैनल का मैं प्रमोशन कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी गुप्त साम्राज्य के बारे में, प्रशासनिक के बारे में। इससे पहले आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा सा गुप्त साम्राज्य था जो विदेशी आक्रमण जैसे ही भारत से मतलब ख़त्म हुए, उसी तरह ये गुप्त साम्राज्य हमारे भारत में आगमन मतलब हुआ और कैसे कैसे जाके उनका शासन बढ़ा। और शासन बढ़ने के बाद एक बड़ा साम्राज्य, समझिए एकदम बहुत बड़ा साम्राज्य, हम छोटे छोटे टुकड़े में बट गए और छोटे छोटे टुकड़े में बंटने के बाद फिर भी जानेंगे कैसे कि ये बहुत बड़ा साम्राज्य बना और कैसे इसका शासन था, कैसे इसका प्रशासन था, कैसे ये शासन करते थे। ये सब आज हम लोग जानेंगे। और इससे पहले आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जाके उसको जरूर देखिए, क्योंकि वो देख लीजिएगा तो ये समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चैनल को चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग की वजह से मैं हूँ। अगर सपोर्ट कीजिएगा तो ही मैं आगे जा पाऊँगा और आप लोग को भी मेरे मतलब आप लोग की वजह से मैं जा पाऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज गुप्त साम्राज्य के बारे में। ये थर्ड वीडियो हम लोग का, तीसरा वीडियो। तो चलिए जैसे इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में चलते हैं। कि ऐसे भी आप लोग अभी जानते होंगे कि जैसे अभी एक देश है तो देश को अभी हम लोग प्रांत बोलते हैं। जो हमारा देश है तो देश के अंदर क्या है, राज है। राज के अंदर क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है पंचायत। तो उसी तरह पहले था देश, देश भुक्ति, उसके बाद विषय, उसके बाद ग्राम। तो सबसे इसमें एग्जाम में पूछा हो, ये ना जाने कितने एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ग्राम को, यानी ग्राम की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, तो ग्रामिक बोलते थे। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है, पीटी के नज़र से। और एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सब 1-2 क्वेश्चन आप लोग से इसमें से कन्फर्म आ जाएगा। अगर आप लोग सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन तो कन्फर्म है, फिक्स है, एक कन्फर्म आएगी। तो चलिए अब पहले याद रखिए कि देश है। देखिए तो अभी भी हम लोग को पता है कि देश के अंदर क्या होता है, प्रधानमंत्री। तो उसी तरह देश होता था, तो देश को क्या, गोपना। देश के अंदर होता था गोपना और देश को गोपना बोलते थे। देश को किस चीज़ के नाम से जानते थे, देश का प्रधान जो होता था वो गोपना होता था, ठीक है। उसके बाद आते हैं भुक्ति। ऐसे भी देश के अंदर आता है हम लोग का राज, राज के अंदर आता है हम लोग का वैशाली, यानी जिला में वैशाली, इसलिए मैं वैशाली का नाम ले लिया हूँ, सॉरी। यानी कि पहले आता है देश के अंदर आता है राज के अंदर आता है जिला, और जिला के अंदर आता है छोटा छोटा एक पंचायत हो गया या ब्लॉक कह सकते हो वैसे। तो उसी तरह पहले चलता था देश, तो देश को याद रखिएगा गोपना। और उसके बाद होता था भुक्ति, तो भुक्ति को उपरीक बोलते थे। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये आपसे बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आप लोग याद रखिए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राम पूछा हुआ कि गुप्त साम्राज्य में सबसे छोटी इकाई क्या होती थी। तो गुप्त साम्राज्य में सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसको ग्रामिक के नाम से जानते थे। और चलिए अब फिर जानेंगे प्रशासन के बारे में, और फिर जानेंगे प्रशासन के बारे में, उसके जानेंगे गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में, और जानेंगे गुप्त साम्राज्य के धर्म के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में एक 5 मिनट का अगला वीडियो होगा, उसमें हम लोग जानेंगे गुप्त साम्राज्य के धर्म के बारे में। क्या बोलते हैं, धर्म हो गया। उसके बाद जानेंगे कला के बारे में। वायर है, थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद फिर अभी हम लोग चलिए प्रशासन के बारे में चलते। तो देखिए उस वक्त के जो राजा होते थे ना, वो अपने आप को मानते थे कि मुझे देवी ने यहाँ पे प्रशासन के लिए, यानी कि राजा बना के हम लोग को भेजा है और शासन करने के लिए, ऐसा ये राजा मानते थे, प्रशासन मानते थे वो राजा। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। यानी कि प्रशासन, वो अपने आप को बोलते थे कि मुझे देवी शक्ति ने यहाँ पे भेजा है शासन करने के लिए, ऐसा गुप्त साम्राज्य के राजा बोलते थे, ठीक है। आप लोग समुद्रगुप्त के बारे में नहीं जानते होंगे, जाके पिछली वीडियो में आप लोग देखिए। आप लोग समुद्रगुप्त के बारे में जानिए, क्योंकि उनको कौन सा ऐसा शासक था जिसको भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। इसको आप लोग जाके देखिए, और कैसे इनको इतना बड़ा साम्राज्य फैला दी, ये भी आप लोग जानिए। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों ने जो मिस कर रखा है, अगर आप लोग को मिस नहीं करना है तो आप लोग जाके बुक से सेट मारिए और जाके बुक से पढ़िए, चाहे वीडियो से पढ़िए, जहाँ से पढ़ना है, लेकिन पढ़िए जरूर। नहीं पढ़िएगा तो कहाँ जाएगा आपको भी पता है। फिर चलिए गुप्त समाज के बारे में जानते हैं। देखिए तो उस समय के हिसाब से, यानी जैसे में
उपजाति का उदय हुआ उसी वक्त में, बहुत सारा उपजाति हुआ। और उस वक्त ये भी हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो में कि कौन सा जाति जो निम्न वर्ग से उच्च वर्ग के कैसे दबाव होता था, और स्त्री का जो उस वक्त के हिसाब से जो स्त्री का जो स्थिति था वो कैसा था, वो भी हम लोग इस वीडियो में भी जानेंगे। तो देखिए गुप्त साम्राज्य में देखिए तो उपजाति का उदय हुआ। उपजाति आप लोग को पता होगा, अभी आप लोग गाँव में रहते चाहे शहर में रहते तो जाति का मतलब तो आप लोग क्लियर पता है। मैं जाति के मामले में ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग को पता होगा। उसके बाद देखिए दास आहुतियों की स्थिति निम्न थी, यानी जो भी दास थे, जो भी उनका संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो उन पे मतलब कि जो निम्न वर्ग के जो उच्च वर्ग के लोग होते थे उनका वो दबदबा उस पर बनाए रखते थे। जैसे में बहुत अभी भी कहीं कहीं गाँव में आप जाइएगा तो वैसे ही दबदबा बना हुए रखते हैं। तो ये भी आप लोग जान गए, नहीं दास की जो समझिए तो स्थिति थी ना वो अच्छा नहीं थी, ऐसे आप लोग मान सकते। फिर हम लोग चलते कास्ट जाति, जो आप लोग सुने होंगे, जो कास्ट जाति जो लिखने का कार्य करते थे उस वक्त के हिसाब से, जो लिखने का कार्य करते थे, जो भूमिदान होता था उसमें जो लिखा पढ़ी का काम होता था वो जाति का काम होता था कास्ट। तो इनकी जाति का प्रथम वर्णन मिलता है। और एक बात जान लीजिए स्थिति सुधार, स्त्री स्थिति में सुधार, माफ़ कीजिएगा यहाँ सुधार लिखा गया है, यहाँ पे सुधार बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आप लोग को पता होगा निम्न होगा। जो स्त्री है, जो वुमेन्स है, उसका स्थिति बहुत बदतर समझिए तो यानी कि बिल्कुल ख़राब थी गुप्त वंश में। क्योंकि आप लोग को पता होगा भानुगुप्त एरन अभिलेख 510 ईस्वी में जो आप लोग को मिला होगा प्रथम सती होने का अभिलेख, तो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो कि जब 510 ईस्वी में जो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आता है, 510 ईस्वी में लास्ट यानी कि शासक खत्म हुआ था, तो 510 ईस्वी में प्रथम महिला का शायद बारिश होने वाली है, कल भी ऐसी वीडियो बनाते बनाते लाइट कट गई थी, अभी मौसम चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए तो प्रथम एरन अभिलेख से 510 ईस्वी में आप लोग को पढ़ने को मिला होगा पिछली वीडियो में कि प्रथम यानी कि जो सती होने का वर्णन किस अभिलेख से मिलती है। तो ये गुप्ते वंश में एक एरन अभिलेख आता है 510 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 500 इसको याद रखिएगा कि 510 ईस्वी में एरन अभिलेख है, ठीक है। एरन अभिलेख में इसका वर्णन है, एरन अभिलेख में वर्णन है इसका। भानुगुप्त के समय में इसका वर्णन है कि सबसे प्रथम बार सती होने का प्रथा यानी सती होने का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है। तो इसको याद रखिए। आप समझ सकते हैं कि स्थिति बहुत निम्न थी क्योंकि जब पति का जब देहांत हो जाता था तो उसकी जो वाइफ रहती थी उसको क्या किया जाता था, चिता पे रख के उसमें आग लगा दिया जाता था। तो समझ सकते थे कि स्त्री की स्थिति कितना मतलब समझे तो कितना बद से बदतर थी। तो ये भी जान के उसके बाद चलेंगे गुप्त अर्थव्यवस्था में। तो देखिए किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी समाज को चलाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रखते हैं। अभी भी अगर घर आप चलाते हैं तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, जैसे किसी का भी घर हो। तो उसी तरह जो अर्थव्यवस्था जो चलता था गुप्त साम्राज्य का, तो उसमें जो कर का था ना, तो 1/4 से लेके 1/6 तक लिया जाता था। तो भाई जब तक वो टैक्स नहीं लेगा, जब तक भारत सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, टैक्स नहीं लेगा, वो अपना देश को सुचारू रूप से चला नहीं सकता। तो उस वक्त के हिसाब से भी टैक्स लिया जाता था। कितना टैक्स था? 1/4 से लेके 1/6 तक टैक्स लिया जाता था ताकि वो गुप्त साम्राज्य को अच्छा से सुचारू रूप से चला सके, सुचारू रूप से आगे प्रशासन कर सके, सेवा आगे दे सके। उसके बाद फिर जानते हैं व्यापार के लिए अच्छी व्यवस्था थी। देखिए जो व्यापार का जो व्यवस्था थी वो भी बेहतर थी गुप्त साम्राज्य में। तो ये भी आप लोग ये पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं या याद कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। आप कॉपी लेके रखिए सामने तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद फिर इसको याद रखिए कि जो देखिए गुप्त साम्राज्य में जैसे में बौद्ध साम्राज्य में विद्या का केंद्र कौन सा था, उसी तरह उज्जैन में व्यापारिक केंद्र कौन था? उज्जैन व्यापारिक केंद्र था। यानी कि जो गुप्त साम्राज्य में उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे जो एमपी में पड़ता है, आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े होंगे, तो जो उज्जैन है वो एक व्यापारिक केंद्र था। और ये भी माना जाता है उज्जैन और पाटलिपुत्र इसका राजधानी हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है। और जो 9 नवरत्न हुआ करते थे वो यहाँ उज्जैन में ही निवास करते थे, ये भी माना जाता है। और हाँ एक बात और, आप ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि उस वक्त सोना का सिक्का सबसे ज़्यादा चलाया गया था। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे प्रथम बार सोने का सिक्के का प्रचलन कब हुआ, तो आप विदेशी आक्रमण आया था कौन? आपको ध्यान नहीं है क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं है। पढ़िएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं पढ़िएगा तो जाइएगा झोड़ा में, और झोड़ा में जाने से बचने से बेहतर है आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि प्रथम सोने का सिक्का कौन चलवाया था, तो विदेशी जो आया था, और विदेशी क्रम कौन था वो आप लोग कमेंट्स करके बताइए। अगर पढ़ते हैं तो, नहीं पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो स्वर्ण का जो सिक्का था उसको दिनार बोलते थे। यानी कि गुप्त काल में स्वर्ण का सिक्का अधिक रूप से चलाया गया, यानी सबसे सर्वाधिक रूप से किस काल में स्वर्ण का सिक्का चलाया गया, तो गुप्त काल में चलाया
चलाया गया और सबसे मतलब स्टार्टिंग में बना कब, तो वो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वर्ण काल में दिनार यानी कि स्वर्ण का सिक्का था, उसको क्या बोलते थे, दिनार बोलते थे, ठीक है। और उसके बाद चांदी का सिक्का, उसको बोलते थे रुपयक बोलते थे। ये आप लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े होंगे, चर्चा हुआ होगा मौर्य साम्राज्य में। मतलब इसका चर्चा नहीं, मतलब इसी टाइप से दूसरा था वो चर्चा हुआ होगा। देखिए उसके बाद देखिए हाँ, और भूमिदान, देखिए भूमिदान एक चीज़ पहले इसको याद रखिए। देखिए जब ये यहाँ लिखा गया पॉइंट यानी बोर्ड थोड़ा छोटा, देखिए उज्जैन व्यापारिक केंद्र था। और देखिए प्रमुख अगर बंदरगाह के बारे में बोला जाए तो ताम्रलिपि, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए। सब आप समझ सकते हैं, जब व्यापारिक केंद्र कौन था, उज्जैन था, तो बंदरगाह भी था। बंदरगाह क्या होता है आप लोगों को अच्छी से पता होगा। उसके बाद देखिए भूमिदान, आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे प्रथम बार भूमिदान देने का प्रथा कौन सा शासक चलाता था, सातवाहन शासक चलाया था। और सातवाहन शासक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जाके किताब से पढ़ लीजिए, बड़ी बेहतर होगा, वीडियो से ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन हाँ, वीडियो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ज़्यादा जो विजुअल इफेक्ट पड़ता है ना वो वीडियो से ही पड़ता है, बुक से तो वो लिखा हुआ रहता है, लेकिन जो यहाँ से इफेक्ट जो पड़ता है वो वीडियो से पड़ता है, ज़्यादा बेहतर। देखिए तो भूमिदान देने की प्रथा इसमें भी थी, यानी सबसे प्रथम बार अगर पूछे कि भूमिदान देने की प्रथा कौन सा शासक करवाया, तो सतवाहन पुत्र सतकर्णी के बारे में आप लोग जानते होंगे, सतवाहन वंश ने करवाया था, जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से आते हैं। तो वो भूमिदान के प्रथा और प्रमुख बंदरगाह, इसके बारे में आप लोग जान गए। फिर चलते गुप्त धर्म के बारे में। तो देखिए आपको पता होगा कि एक तरफ शैव धर्म, एक तरफ बौद्ध धर्म और एक तरफ जैन धर्म बहुत ज़्यादा अस्तित्व में चल रहा था। एक तरफ उसका साम्राज्य फैल रहा था, एक तरफ उनका साम्राज्य फैल रहा था। तो उसी बीच में ये जो वैष्णव धर्म थी, जो एक मतलब कि दब गए थे। दबने से अर्थ यही हुआ कि गुप्त साम्राज्य जैसे ही मतलब कि इन किए, जैसे ही आए तो वो वैष्णव धर्म को एक ऊंचाई तक ले जाने का कार्य किया और बहुत हद तक ले गए। अभी तक मतलब ले गए बहुत हद तक, लेकिन जितना हद तक ले जाना चाहिए था उतना हद तक नहीं ले गए। एक छोटे छोटे टुकड़े में बट गए और टुकड़े में बढ़ते एक उनका साम्राज्य अस्तित्व भी समाप्त हो गया। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए तो इसमें जो धर्म के बारे में माना जाता है कि वैष्णव धर्म के संबंध में, वैष्णव में तो ये वैष्णव धर्म से संबंध रखते थे, यानी गुप्त साम्राज्य थे वो वैष्णव धर्म से संबंध रखते थे। इसमें बहुत एक मंदिर का निर्माण आप लोग को दशावतार मंदिर का निर्माण आप लोग पढ़े होंगे, जो एक प्रमुख देवगढ़ में है दशावतार मंदिर। ये मंदिर का निर्माण भी इसी शासनकाल में हुआ था। और इसके बाद एक और याद रखेगा, विष्णु के 10 अवतार में 12वां अवतार सबसे प्रचलित थी। तो विष्णु का जो 10 अवतार थे, 12वां अवतार सबसे प्रचलित थी, ये भी आप लोग याद रखें। तो देखिए अभी हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य का जो भी मेन टॉपिक था उसको हम लोगों ने पढ़ा। और ये एग्ज़ाम के लिहाज से जो भी अभी एग्ज़ाम आने वाला, ग्रुप डी हो चाहे एसएससी हो, सीएचएसएल हो, अभी 7वां फेज का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें से हो सके ग्रुप डी में या एनटीपीसी में हो सके में भी, ऐसा नहीं कि कंफर्म पूछेगा, हो सके तो एक क्वेश्चन इसमें से आपको डाल सकता है। नहीं भी डाले तो ज्ञान कोई ख़राब चीज़ नहीं होता है, फिर भी आपको नेक्स्ट एग्जाम में पीटी हो, बीपीएससी का पीटी आप लोग देंगे तो उस समय ये वाला क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग सिर्फ 5 मिनट का वीडियो होगा, उसमें सिर्फ हम लोग जानेंगे ये धर्म के बारे में जानेंगे, उसमें हम लोग जानेंगे सिर्फ कला के बारे में, ठीक है। तो चलिए आप लोग को ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और हाँ जैसे मुझे प्यार देते हैं वैसे ही प्यार देते रहिए। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम और